Hello everyone. Today we are going to discuss chapter 5 of class 8. This is the last part of this chapter. The company fights back. तो अब तक हमने देखा था कि किस तरीके से जो बाकी ज़मींदार वगैरह थे और बड़े बड़े हमारे राजा और रानियां थी, किस तरीके से वो ब्रिटिश के ख़िलाफ़ विद्रोह करने पे उतर आए थे। तो अब हमें देखना है कि जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे या फिर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उन्होंने इसका कैसे मुकाबला किया। So unnerved by the scale of upheaval, the company decided to repress the revolt with all its might. तो शुरू में तो जो ब्रिटिश सरकार थी उनके पास बहुत ही कम सैनिक थे, लेकिन धीरे धीरे इन्होंने पूरे ज़ोर शोर से जो हमारी हिंदुस्तानी सेना थी उसके खिलाफ़ लड़ने की इन्होंने ठान ली थी। इन्होंने ब्रिटेन से बहुत सारे सिपाहियों को मंगवाया और फिर इन्होंने पूरी ताकत के साथ यहाँ पे लड़ाई की। ये आपकी फ़ोटोज़ दी गई हैं पुरानी उस टाइम की। इन्होंने क्या किया था, ताकि ये रिबेलियन को दबा सकें, इन्होंने इंग्लैंड से बहुत सारे सिपाही मंगवाए थे। दिल्ली को इन्होंने रिकैप्चर कर लिया था रिबेल से इन सितंबर 1857। तो सितंबर 1857 में क्या हुआ था, दिल्ली को इन्होंने विद्रोहियों से वापस अपने कब्ज़े में ले लिया था। जो मुग़ल एम्परर थे हमारे बहादुर शाह ज़फ़र, उनको ही वॉज ट्राइड इन कोर्ट एंड सेंटेंस टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट। तो जो हमारे आखिरी मुग़ल शासक थे उनको इन्होंने क्या किया था, उनको इन्होंने बंदी बना लिया था और इनको भेज दिया था ताउम्र जेल में। कहाँ पे? रंगून के अंदर। रंगून म्यांमार के अंदर है, ठीक है। तो वहाँ पे इनको भेज दिया गया था आजीवन कारावास के लिए। उनकी पत्नी जो थी बेगम जीनत महल, उनको भी इनके साथ में ही प्रिजन में भेज दिया गया था और बहादुर शाह ज़फ़र की मृत्यु हो गई थी 1865 के अंदर। सो द रिकैप्चर ऑफ दिल्ली हाउएवर डिड नॉट मीन दैट द रिबेलियन डाइड डाउन आफ्टर दैट। दिल्ली तो मान लो कि ब्रिटिशर्स के कब्ज़े में दोबारा आ गया था, लेकिन इसका ये मतलब नहीं था कि जो बाकी विद्रोह चल रहा था पूरे देश के अंदर वो ठंडा पड़ गया था। जो लोग थे वो कंटिन्यू कर रहे थे, ब्रिटिशर्स के ख़िलाफ़ वो लड़े ही जा रहे थे। और ब्रिटिश जो थे उनको बहुत ही ज़्यादा ताकत लगी इस रिबेलियन को कंट्रोल में लाने के लिए। द ब्रिटिश हैड टू फाइट फॉर 2 years टू सप्रेस द मासिव फोर्स ऑफ पॉपुलर रिबेलियन। उनको 2 साल तक लड़ाई करनी पड़ी, तब जाके उनके कब्ज़े में हिंदुस्तान की जो एरिया थी वो दोबारा आई। सो लखनऊ वॉज टेकन इन मार्च 1858। लखनऊ को इन्होंने वापस अपने कब्ज़े में कब ले लिया? इन 1958। रानी लक्ष्मीबाई को भी इन्होंने मार दिया जून 1858 के अंदर। ऐसे ही यहाँ पे रानी अवंतीबाई जो थी, ठीक है। सो वी हैव सम पॉपुलर नेम्स हियर। सो फर्स्ट वी हैव रानी अवंतीबाई, उसके अलावा वी हैव रानी लक्ष्मीबाई। एंड रानी अवंतीबाई के साथ क्या हुआ था, उन्होंने हु आफ्टर इनिशियल विक्ट्री इन खेरी chose to embrace death then surrounded by British on all sides। तो ब्रिटिशर्स ने इनको चारों तरफ से घेर लिया था और इन्होंने सोचा कि ब्रिटिशर्स के हाथों मरने से अच्छा है कि मैं अपनी जान खुद ले लूँ। एंड शी डाइड देयर। तांत्या टोपे वो जंगलों में घुस गए थे ब्रिटिशर्स से बचने के लिए और गुरिल्ला वारफेयर वहाँ पे उनका चल रहा था। उनको बहुत सारे ट्राइबल्स ने और जो आदिवासी लोग थे, पेजेंट्स थे, किसान थे, उनका बहुत सपोर्ट मिला। लेकिन फाइनली उनको भी बंदी बना लिया गया था और उनको अप्रैल 1859 के अंदर मार दिया था। सो वी हैव रानी लक्ष्मीबाई, जिनको शी वॉज द रानी ऑफ झांसी, उनको जून 1858 के अंदर मार दिया गया था। रानी अवंतीबाई, शी चोज टू डाई हर सेल्फ। एंड फाइनली वी हैव तात्या टोपे हु डाइड इन अप्रैल 1859। तो जैसे जैसे ये विक्ट्रीज़ बढ़ रही थी ब्रिटिश के ख़िलाफ़, और मतलब शुरू में क्या हुआ था कि ब्रिटिश हार रहे थे, लोग जीत रहे थे, इंडियंस जो थे उनकी सेना काफ़ी ज़्यादा जीत रही थी। तो जो आम लोग थे, जो किसान थे, वो साथ देने लगे थे अपने राजा रानियों का, ज़मींदारों का, ताकि ब्रिटिश को यहाँ से भगा दिया जाए। लेकिन जैसे ही क्या हुआ कि ब्रिटिश दोबारा से जीतने लगे, ठीक है, तो इन्होंने अपना पासा बदल लिया, इन्होंने अपनी पार्टी बदल ली और ये अब ब्रिटिश का साथ देने लगे। तो एक तरीके से यहाँ पे आप कह सकते हो कि धोखा हो गया जो इंडियन राजा और रानियाँ यहाँ पे लड़ रही थी उनके साथ। सो those who rebelled were told that if they submitted to the British, if they had not killed any white people, they would remain safe and their rights and claims to land would not be denied। तो ब्रिटिश ने उनको क्या लालच दिया, ये अब आप यहाँ पे पढ़ेंगे। तो ब्रिटिशर्स ने कहा कि भाई जो भी व्यक्ति हैं, ठीक है,
जैसे जो पुराने लैंडलॉर्ड्स थे उनके पास काफ़ी ज़्यादा टैक्स कलेक्शन का उनको पावर मिलता था, या फिर उनके पास बहुत सारी ज़मीनें होती थी, तो ब्रिटिश ने कहा कि आपके पास वो सभी पावर वापस आ जाएंगी, लेकिन किस शर्त पे कि अगर आपने किसी भी अंग्रेज़ को नहीं मारा हो, या फिर आप हमारे कब्ज़े में आ जाओ, ठीक है, अपने आप को सबमिट कर दो हमारे लिए, ठीक है, तो आप सेफ़ रहेंगे। आपके जितने भी राइट्स थे या फिर जितने भी आपके क्लेम्स थे, अगर आपकी बहुत ज़्यादा ज़मीन है तो आपका उस ज़मीन के ऊपर क्लेम है, तो हम सभी वो चीज़ आपको वापस दे देंगे। तो ऐसे लालच के अंदर बहुत सारे ज़मींदार वगैरह चले भी गए थे, लेकिन काफ़ी सारे ऐसे थे जो उनके खिलाफ़ लड़ते रहे, ब्रिटिश के खिलाफ़ लड़ते रहे, उनको मार दिया गया और या फिर उनको फांसी पे लटका दिया गया, जेल भेज दिया गया, तो ये सारी चीज़ें उनके साथ हुई। सो आफ्टर मैथ का क्या मतलब है कि पूरी जो लड़ाई हुई उसके बाद जो कंक्लूजन निकला वो क्या रहा। सो ब्रिटिश हैड रीगेन्ड कंट्रोल ऑफ द कंट्री बाय द एंड ऑफ 1859। ब्रिटिशर्स को फाइनली पूरे देश में जैसे उनका पहले कंट्रोल था वो कब मिला, 1859 के अंदर। तो इनको बहुत ज़्यादा टाइम लग गया पूरे इंडिया को दोबारा अपने कंट्रोल में लाने के लिए। उसके अलावा इन्होंने समझ लिया था कि जिन पॉलिसीज़ से, जिन रूल्स एंड रेगुलेशन से ये पहले चल रहे थे, उनसे अब काम नहीं चलने वाला है, इनको कुछ नया लाना पड़ेगा, इनको अपने पॉलिसीज़ को चेंज करना पड़ेगा। सो हियर आर अ नंबर ऑफ पॉलिसीज़ दैट वर चेंज्ड, इनको हम वन बाय वन पढ़ेंगे। सो द फर्स्ट वन इज़ द ब्रिटिश पार्लियामेंट पास्ड अ न्यू एक्ट इन 1858 एंड ट्रांसफर्ड द पावर ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी टू द ब्रिटिश क्राउन। तो पहले इंडिया के ऊपर कौन रूल कर रहा था? इंडिया के ऊपर पहले रूल कर रही थी ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। इट वाज अ कंपनी, यहाँ पे ट्रेडिंग कंपनी थी, ये व्यापार करती थी और ब्रिटिश सरकार इनको सपोर्ट करती थी, इसी वजह से ये इंडिया के ऊपर रूल कर रहे हैं। लेकिन अब ब्रिटिश सरकार ने देख लिया कि ईस्ट इंडिया कंपनी के बस की बात नहीं है, अब इतना बड़ा विद्रोह इनके खिलाफ हो गया है, लोग इनकी पॉलिसीज से खुश नहीं हैं। तो ब्रिटिश सरकार ने क्या कहा, जो ब्रिटिश के किंग और क्वींस थे, उन्होंने कहा कि कंपनी का रूल अब हम ख़त्म कर देते हैं और अब हम ब्रिटिश क्राउन का जो डायरेक्ट रूल है उसको यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। सो दिस हैपेंड, द ब्रिटिश पार्लियामेंट इट पास्ड एन एक्ट। तो उस एक्ट से क्या हुआ, जो ब्रिटिश क्राउन था उसका यहाँ पे रूल एस्टैब्लिश हो गया और ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल यहाँ से ख़त्म कर दिया गया। A number of British cabinet was appointed Secretary of State of India and made responsible for all the matters related to the governance of India. So what happens in this point? तो British Crown, ओके, उनके बहुत सारे मिनिस्टर्स होंगे, तो उनको हम बोलते थे ब्रिटिश कैबिनेट, ठीक है। अब जैसे हमारा एक कैबिनेट है तो उसके अंदर क्या है, वी हैव द प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर के अंडर बहुत सारे मिनिस्टर्स हैं। फॉर एग्जांपल वी हैव द फाइनेंस मिनिस्टर, या फिर वी हैव द होम मिनिस्टर, वी हैव द डिफेंस मिनिस्टर, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। ऐसे ही ब्रिटिश ऑफिशियल ने भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट लोगों को चूज़ किया, उनको कुछ अलग अलग काम दिए। उनमें से एक था सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का क्या काम था कि जितने भी इंडिया के मैटर्स होंगे, इंडिया से रिलेटेड कुछ भी काम है तो उसको कौन संभालेगा, सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट। ही वॉज गिवन अ काउंसिल टू एडवाइज हिम, उसको कहा गया इंडिया काउंसिल। तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट नाम का जो ये इंसान है, ठीक है, ये जो पोस्ट है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, तो इसको कहा गया कि भाई आप अकेले तो सारे डिसीजन नहीं ले पाओगे, तो आपको हेल्प करने के लिए हम कुछ मेंबर्स आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। मान लो दे हैव 4 मेंबर्स, तो इन 4 मेंबर्स को भी हम आपको डिसीजन मेकिंग के लिए, ताकि आपको हेल्प मिलती रहे, आपको अलग अलग राय मिलती रहे, हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि आप जो डिसीजन है वो अच्छे से ले सको। और इन 5 मेंबर की, फॉर एग्जांपल देयर आर 5 मेंबर, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट प्लस अदर 4 मेंबर, इनको कहा गया इंडिया काउंसिल, जो इंडिया के लिए सभी फैसले लेंगे। आफ्टर दैट द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वॉज गिवन द टाइटल ऑफ वाइसरॉय। इससे पहले इंडिया में कौन थे, गवर्नर जनरल। ये सबसे बड़ी पोस्ट होती थी इंडिया में, इस पोस्ट को बदल के इन्होंने कर दिया वाइसरॉय, ठीक है। सो जब ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल था तो गवर्नर जनरल थे, लेकिन जैसे ही ब्रिटिश क्राउन का यहाँ पे रूल आए, द रूल ऑफ द वाइसरॉय इट स्टार्टेड। सो दो दीज मेजर्स ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट एक्सेप्टेड डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर, थ्रू दीज मेजर्स द ब्रिटिश गवर्नमेंट एक्सेप्टेड डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर रूलिंग इंडिया। तो अब इतने सारे जब इन्होंने लोग अपॉइंट कर दिए गए हैं, तो इससे क्या हुआ, जो ब्रिटिश क्राउन है, जो पहले ईस्ट इंडिया कंपनी पे डिपेंडेंट रहता था यहाँ पे राज करने के लिए, अब वो डायरेक्टली इंडिया के ऊपर रूल कर रहा है, उसको किसी भी इंटरमीडिएरी की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है।
Point 2 is all ruling chiefs of the country were assured that their territory would never be annexed in future. तो जितने भी राजा महाराजा या फिर ज़मींदार वगैरह थे, इनको कहा गया कि भाई हम आज के बाद आपकी कोई भी ज़मीन को नहीं हड़पेंगे। एनेक्सेशन का मतलब होता है ज़मीन हड़पना। तो फ्यूचर में आपकी कोई भी ज़मीन हम नहीं लेंगे, कुछ भी आपके साथ ऐसा नहीं होगा। आपको अगर आपका असली बेटा है, आपका अडॉप्टेड बेटा है, जैसा आप चाहोगे हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन किस शर्त के ऊपर? यहाँ पे इन्होंने लगाई थी द पॉलिसी ऑफ पैरामाउंटसी। पैरामाउंटसी का क्या मतलब है? सो हियर यू हैव हाउएवर they were made to acknowledge the British Queen as their sovereign paramount। कि अब आप ऐसे नहीं करोगे कि भाई जैसे बहादुर शाह ज़फ़र को ये लोग पैरामाउंट मानते थे इंडिया के अंदर की सबसे सुप्रीम रूलर कौन है? बहादुर शाह ज़फ़र। लेकिन क्या हुआ इस रूल के अंडर? अगर हम रूल नंबर 2 पढ़ें तो इसके अकॉर्डिंग क्या है कि अब कोई भी मुग़ल रूलर आपका जो सबसे टॉप रूलर है, महाराज टाइप है, आप उनको नहीं मानोगे। आप सबसे इम्पॉर्टेंट किसको मानोगे? सबसे ऊपर किसको मानोगे? ब्रिटिश क्वीन को। ठीक है, तो अंग्रेज़ी सरकार का जो भी हेड होगा वही आपका हेड होगा और उसके अंडर आप अपने आप को रखोगे। ओके, सो आपको किसकी बात माननी है सबसे ज़रूरी? इट इज़ ऑफ द ब्रिटिश क्वीन। सो thus the Indian rulers were to hold their kingdoms as subordinate to the British crown। मतलब इंडियन रूलर्स जो भी होंगे वो ब्रिटिश क्राउन के अंडर होंगे, ब्रिटिश क्वीन से नीचे होंगे। इन पॉइंट नंबर 3 it was decided that the proportion of Indian soldiers in the army would be reduced and the number of European soldiers would be increased। तो इसका रीज़न क्या था? अभी जो हमारा 1857 का रिवोल्ट हुआ था वो सिपाहियों ने किया था, और अगर वो सिपाही ब्रिटिश सिपाही होते तो वो अपने जो ऑफिशियल्स हैं उनके खिलाफ कभी आवाज़ नहीं उठाते, क्योंकि वो इंडियंस थे, उनके कुछ अलग सेंटिमेंट्स थे, इसीलिए उन्होंने विद्रोह कर दिया। तो ब्रिटिशर्स नहीं चाहते थे कि ऐसी कोई सिचुएशन दोबारा उनके सामने आए, इसीलिए इन्होंने क्या किया कि इंडिया के जो सिपाही थे उनकी आर्मी में संख्या कम कर दी और इंग्लैंड से इन्होंने बहुत ज़्यादा सिपाही मंगवाए जो इनकी आर्मी में काम करेंगे। स्पेशली इन्होंने क्या किया, अवध से, बिहार से और सेंट्रल इंडिया मतलब मध्य प्रदेश वाले एरिया से और साउथ इंडिया से कम लोग लेंगे हम, क्योंकि जो ये विद्रोह था ये इन्हीं लोगों ने शुरू किया था, अगर आपको याद है, मेरठ अवध के लोगों ने। और इन्होंने क्या कहा कि इन लोगों के बजाय अब हम किनको लेना शुरू करेंगे? हम गोरखास को लेंगे, सिख को लेंगे या पठान्स को लेंगे। सिख होते हैं पंजाब वाले एरिया के, गोरखास हमारे हैं नॉर्थ ईस्ट में मिलते हैं या नेपाल बॉर्डर पे मिलते हैं, और पठान आपके पहाड़ी क्षेत्रों में मिलते हैं। ठीक है, तो इन लोगों को इन्होंने ज़्यादा अप्रोच किया आर्मी में सोल्जर्स भर्ती होने के लिए, रादर देन टू इंक्लूड द पीपल ऑफ बिहार, सेंट्रल इंडिया और ऑफ साउथ इंडिया। ठीक है, द फोर्थ पॉइंट हियर इज़ द लैंड एंड प्रॉपर्टी ऑफ मुस्लिम्स वर कन्फिस्केटेड ऑन अ लार्ज स्केल। तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है इस वाले सेगमेंट में कि जो ब्रिटिश थे उनको लगता था कि ये जो विद्रोह है ये मुसलमानों ने शुरू किया है, तो उनके खिलाफ इन्होंने कुछ ज़्यादा ही स्ट्रिक्ट पॉलिसी बनाई। तो जो मुस्लिम्स थे, जो बड़े बड़े मुस्लिम लीडर्स या मुस्लिम ज़मींदार वगैरह जो थे उनकी ज़मीनें इन्होंने छीन ली, क्योंकि अब एक रीज़न ये भी देखो, जो हमारे मुग़ल रूलर थे बहादुर शाह ज़फ़र, ही वॉज ऑल्सो अ मुस्लिम, और उन्होंने बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया था 1857 के रिवोल्ट को। तो इसीलिए जो ब्रिटिश थे वो मुसलमानों से एक तरीके से चिढ़ गए थे और उनकी ज़मीनें इन्होंने छीनना शुरू कर दिया था। दे वर ट्रीटेड विद सस्पिशन एंड हॉस्टिलिटी। तो लोग इनको शक की नज़रों से देखते थे और इनके साथ बहुत ही हॉस्टाइल बिहेवियर, मतलब गंदे से पेश आते थे। द ब्रिटिश बिलीव दैट दे वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिबेलियन इन अ बिग वे। ब्रिटिशर्स को लगता था कि जो हमारी 1857 की क्रांति हुई है किसकी वजह से हुई है? ब्रिटिश जो हमारे मुस्लिम्स हैं इनकी वजह से। फिफ्थ पॉइंट इज़ द ब्रिटिश डिसाइडेड टू रिस्पेक्ट द कस्टमरी रिलीजियस एंड सोशल प्रैक्टिसेस ऑफ पीपल इन इंडिया। तो अगर आपको याद है, हमने रिफॉर्म्स में पढ़ा था कि ब्रिटिशर्स ने इंडिया के अंदर बहुत सारी पॉलिसीज़ में चेंज लेके आने की सोची थी। फॉर एग्जांपल सती का जो प्रथा थी उसके अंदर उन्होंने चेंज किया, विडो री मैरिज को इन्होंने स्टार्ट किया। तो इन सारी चीज़ों से क्या हुआ, जो इंडिया का सोशल स्ट्रक्चर था उसके अंदर बदलाव आने शुरू हो गए थे और वो चीज़ें लोगों को पसंद नहीं आई थी। इसी वजह से एक बहुत बड़ा सेक्शन इंडियंस का ब्रिटिशर्स के खिलाफ हो गया था। तो अब ब्रिटिशर्स ने सोच लिया था कि हम कोई भी ऐसा चेंज नहीं लेके आएंगे जिससे लोग हमारे खिलाफ दोबारा से भड़क जाएं।
So they decided that they are going to respect the customs and traditions of the Indian society. So according to the sixth point, the policies were made to protect landlords and zamindars and give them security of rights over their land. Thus a new phase of history began after 1857. तो उन्होंने कुछ ऐसी पॉलिसीज़ बनाई, ऐसे नए रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए जिससे जो ज़मींदार हैं या फिर लैंडलॉर्ड्स हैं उनकी ज़मीनों को प्रोटेक्ट किया जा सके। जिससे पहले क्या होता था, अगर वो टैक्स नहीं दे रहे हैं तो उनकी की सारी ज़मीन पे कब्ज़ा कर लिया जाएगा और उनकी जो ज़मींदारी है वो भी छीन ली जाएगी। लेकिन अब ब्रिटिशर्स ने कहा कि हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे और ऐसा कुछ नहीं होने देंगे। और फाइनली 1857 के बाद एक नई हिस्ट्री शुरू हुआ, नया फेज़ इंडियन हिस्ट्री का शुरू हुआ एंड वी आर गोइंग टू सी दैट नाउ। हियर यू आर गिवन अ केस स्टडी, तो आपको केस स्टडी पढ़नी है एंड the chapter is now finally over. We can discuss the question answers in probably the next lectures that are going to come up. So till then, take care, bye bye, stay safe.